पाकिस्तान का जन्म और प्रारंभिक दिन। लेखक श्री प्रकाश। वाचन नीलांजना किशोर। चैप्टर 12। सिंधी हिंदुओं की यातनाएं। पाठकों को यह जानकर कुतूहल होगा कि ऐसी दुखद स्थिति में भी उच्च श्रेणी के सिंधी लोग अपनी गृहस्थी में निम्न श्रेणी के कार्यों के लिए उत्तर प्रदेश के नौकरों और रसोईदारों पर ही निर्भर थे। जब मैंने कांग्रेस के एक उच्च पदस्थ सज्जन विशेष से कहा, आप क्यों जा रहे हैं? आपकी तो यहाँ बहुत मान मर्यादा है। आप क्यों नहीं यहीं रहकर हिंदुओं का नेतृत्व ग्रहण किए रहते और क्यों नहीं उनकी रक्षा करते? तब उन्होंने कहा, जब हमारे सारे नौकर चले जा रहे हैं तो हम कैसे रह सकते हैं? हमारा खाना कौन बनाएगा? इस पर मैंने कहा, क्या आपकी स्त्रियां खाना बनाना नहीं जानती? तब वे आश्चर्य करने लगे और रुष्ट होकर उन्होंने कहा, क्या हमारी स्त्रियां खाना पकावेंगी? मेरे ऐसे पुराने विचार वाले उत्तर प्रदेशीय के लिए तो यह साधारण सी बात थी, क्योंकि हमारे संपन्न घरों में भी स्त्रियां खाना पकाने की कला जानती हैं। कितने ही लोग जो खाने पीने में बराबर रखते हैं, वे बाहर के लोगों के हाथ का पकाया हुआ खाना नहीं खाते। स्त्रियां तो विशेषकर इस रूढ़ी को मानती हैं। वे सभी खाना पकाना जानती हैं। सिंध में ऐसा बराव नहीं रखा जाता था और वहां सब लोग ये आशा किए हुए थे कि उत्तर प्रदेश से खाना पकाने वाले, झाड़ू देने वाले और इसी प्रकार का काम करने वाले उन्हें सदा मिलते रहेंगे। ये भी एक कारण हो सकता है कि जो उच्च पद पर हिंदू लोग थे वे भी यहां से चले आए। एक दूसरी बात भी ध्यान देने योग्य है। पाकिस्तान के शासन की तरफ से बड़ी सख्ती थी कि वहां से कोई हिंदू किसी प्रकार का माल न ले जाए। बंदरगाहों पर बहुत से कर्मचारी नियुक्त थे जो यात्रियों के सामान की तलाशी लेते थे। वे ये चाहते थे हिंदू चले जाएं पर सब माल यहीं छोड़ जाएं। मकान आदि जो अचल संपत्ति थी वह तो कोई ले ही नहीं जा सकते थे, पर चल संपत्ति, कपड़े, आभूषण आदि भी ले जाना कठिन था। अक्सर बंदरगाह पर मैं स्वयं जाता था और इन लोगों के कष्टों को देखकर बड़ा दुखी होता था। मुझे देखकर कर्मचारी गण कुछ सख्ती कम कर देते थे, पर वास्तव में इन निरीह स्त्री पुरुषों के साथ बहुत सख्ती होती थी। इन बेचारों के साथ तो पूरी सहानुभूति रखनी चाहिए थी। वे तो अपना घर छोड़कर चले जा रहे हैं और वो भी नहीं जानते थे कि हम कहाँ जा रहे हैं और हमारी क्या दशा होगी। मेरी आंखों देखी हुई बात है। एक स्त्री ने अपनी पुरानी साड़ी में एक नई सुनहली पट्टी सी ली थी, जिससे से उसे पहने हुए ही वो चली जाए। एक जबरदस्त स्त्री वहां पाकिस्तान की तरफ से नियुक्त की गई थी जो स्त्रियों की तलाशी लेती थी। पहने हुए कपड़ों को ले जाने की कोई मनाही नहीं थी, पर उस निरीक्षिका ने गुस्से में उसकी धोती से नई सुनहली पट्टी नोच ली और कहा कि पुराने वस्त्र ले जाने की इजाजत है, नए की नहीं। इतने ही में मैं पहुंच गया और स्त्रियों का जो घेरा था उसके बाहर इस झगड़े को मैंने देखा। तब कुछ सहूलियत दी जाने लगी। इस संबंध में एक रसमय घटना याद आ रही है जिसका वर्णन करने की इच्छा को मैं संवरण नहीं कर पा रहा। एक दिन मेरे पास किन्हीं स्त्री का पूर्वी पंजाब से पत्र आया जिसमें उन्होंने लिखा था कि मैं अपने गहने कराची के अमुक बैंक में रखकर यहाँ चली आई हूँ। मैं उन्हें लेने आना चाहती हूँ। ठहरने के लिए मेरे पास कोई स्थान नहीं है। यदि आप प्रबंध कर दें तो बहुत अच्छा होगा। मैंने उत्तर दिया, आप आ जाइए और मेरे उच्चयुक्तालय में ही ठहर जाइएगा। मुझसे जो कुछ सहायता हो सकेगी अवश्य दूंगा। थोड़े ही दिनों के बाद एक वृद्धा स्त्री आई। वे आयुक्तालय में ही ठहरी। मैंने अपने कार्यालय के कर्मचारी के साथ उन्हें बैंक भिजवाया। वो अपने गहने लेकर वापस आई। 1-2 दिन बाद उन्होंने अपने कमरे से मुझे कहलवाया, मैं जा रही हूं, आपसे विदा लेना चाहती हूं। मैंने चपरासी से कहा कि उनसे कहो कि यहीं कार्यालय में चली आए। मैं उससे मैं काम कर रहा था। उसने आकर कहा कि मेरे बैठने के कमरे में वे हैं, वे चाहती हैं कि मैं उनसे वहीं मिल लूं। मैं वहां चला गया। उन वृद्धा स्त्री ने सिर से ऊपर तक अपने सब गहने पहन रखे थे। वो इस रूप में कुछ लजा भी रही थी। शायद इसी कारण कार्यालय में नहीं आई। जैसा कि मैं ऊपर कहा आया हूं, नियम यह था कि जो वस्तु और आभूषण पहने हुए कोई जाए तो उससे छेड़छाड़ न की जाए। अलग से गहनों को ले जाने की मनाही थी। मैं उनको विदा कर और शुभकामना प्रकट कर अपने कार्यालय में वापिस आया। दूतावास के किसी उच्च अधिकारी को मैंने कहा कि इन्हें हवाई अड्डे पहुंचाए। उनके पास सोने का एक छोटा सा टुकड़ा था जिसे वे पहन नहीं सकती थी। वे परेशान थी कि इसे कैसे ले जाएं। यद्यपि बंदरगाह में बहुत सख्ती थी, पर हवाई अड्डे के कर्मचारी मेरे दूतावास का ख्याल रखते थे। इस संबंध में हवाई अड्डे के सीमा शुल्क यानी कस्टम के कर्मचारी मिस्टर वेब के प्रति मैं हृदय से अनुग्रहित हूं कि वे बड़ी सहानुभूति के साथ यात्रियों से व्यवहार करते थे।
मैंने कर्मचारी से कहा, यदि कोई इस टुकड़े को ले जाने पर रोक टोक करे तो कहना ये स्त्री मेरे दूतावास से आ रही है, यदि वो न ले जाने दे तो इसे वापस ले आना। जब हम में से कोई भारत जाएगा तो इसको भिजवाने का प्रबंध कर देंगे। उस स्त्री का पता मैंने लिख लिया। पीछे मालूम हुआ किसी ने रोक टोक नहीं की और वो सब आभूषण सहित सोने के टुकड़े को लेकर भी चली गई। जब वो अपने घर सुविधापूर्वक पहुंच गई, उन्होंने मुझे सूचना भी दी कि वो ठीक से घर आ गई। अवश्य ही मुझे संतोष हुआ। हिंदू उस समय बहुत ही भयभीत हो गए थे। कुछ धनी अपनी संपत्ति की सुरक्षा के लिए यहाँ ठहरने का प्रयत्न कर रहे थे, पर कभी कभी वे अर्धरात्रि को मेरे पास दौड़े आते थे और चाहते थे और कहते थे कि मुझे आदेश पत्र फौरन दे दीजिए, जिससे कि हम ऐसे ही हवाई जहाजों से चले जाएं जो रात को जाने वाले हैं। उनका कहना था कि वे दूसरे दिन गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। मैं आदेश पत्र आदि और तत्संबंधी सब सामग्री रात्रि को अपने बिस्तर के पास ही रखता था, जिससे कि किसी भी समय मैं ऐसे लोगों का काम कर दूं। घोर रात्रि में अपने दफ्तर के कर्मचारियों से मुझे सहायता नहीं ही मिल सकती थी। जब हम इन यातनाओं के बारे में पढ़ते हैं तो हमें लग रहा है कि ये किस तरह के नियम हैं। कोई व्यक्ति जब दर बदर होकर अपने घर जा रहा है, अपने घर नहीं, एक अनजान जगह जा रहा है जिसे उसे घर बनाना है, तो वो अपनी कमाई का कुछ सामान भी नहीं ले जा सकता। ये क्या तरीका था? उजड़े हुए लोगों को और उजाड़ कर भेजने की योजना बना दी गई थी पाकिस्तान में, और दूतावास भी उसके संबंध में ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहा था। और यह स्थिति तब थी जब हमारे उच्चायुक्त श्री प्रकाश जी की बहुत पुरानी मैत्री भी थी बहुत से हुक्मरानों के साथ, यानी कि एक विचित्र स्थिति थी। सबसे ज्यादा आश्चर्य तो तब हुआ जब आप लोगों को उनके घर नहीं जाने देना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि वो अपना सारा सामान यहां छोड़कर बिल्कुल बर्बाद हालत में चले जाइए। इन सारी पंक्तियों को पढ़ते हुए मन इतना विचलित होने लगता है, इतना क्रुद्ध होने लगता है, और लगता है गांधी जी कहां हैं, आके देखे ना इस यातना को। नमस्कार।